नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे वेंडर ऑफ स्वीट्स का। हालांकि चैनल पे ये वेंडर ऑफ स्वीट्स का हिंदी ट्रांसलेशन पहले से भी अवेलेबल है, लेकिन हम इसको फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कि सर इसको हिंदी में ही ना पढ़ाकर इंग्लिश की लाइंस को और उस हिसाब से पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद 7 से 8 सीन एक्ट जो हैं, अध्याय जो हैं, लेस चैप्टर मैंने करीब उसमें हिंदी में डाल रखे हैं, प्रॉपर हिंदी में, कि भाई जिन विद्यार्थियों को अपने कम टाइम में काम करना है वो प्रॉपर हिंदी को कवर कर सकते हैं, और जिनको दोनों तरह के मीडियम्स में कंसल्ट करते हुए चलना है तो वो उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे और इसकी इंग्लिश लाइन और फिर उसके बाद हिंदी इसका ट्रांसलेशन करते हुए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण का लिखा हुआ बहुत ही शानदार वर्क है, और इसमें एक जगन नाम का कैरेक्टर होता है। हालांकि आपने यूट्यूब पे इसकी मूवी भी देख ली होगी, इन केस यदि नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। सबसे पहली बात है दोस्तों, वेंडर ऑफ स्वीट्स कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा में हर कैरेक्टर के जो हैं स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और उनको एज इट इज़ डिलीवर किया जाता है। आपने अगर वो मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे डायलॉग्स, काफ़ी सारे जितने भी इंसिडेंट हैं इसमें छोड़ दिए गए हैं। रीज़न है जैसे कि माली को शराब के साथ गाड़ी में पकड़ा जाना, इस तरह के सीन उसमें नहीं दिखाए गए हैं। तो अगर ऐसा प्रॉपर तरीके से ड्रामा होता तो इसमें एक एक चीज़ दिखाई जाती, लेकिन टेक्स्ट को पढ़ने से ही पूरा तरह से कवरिंग होती है चीज़ों की। इसलिए आज हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो हीरो है जगन है, करीब 55 साल का वो एक कैरेक्टर है, और उसका बेटा माली, इसी के साथ जगन की पत्नी अंबिका, और जगन के बेटे की बहू यानी उसकी जो डॉटर इन लॉ है, और मिसेस ग्रेस ग्रेस जो है। इसके अलावा जगन जो है वेंडर, यानी वेंडर है किसका, स्वीट्स का, मिठाई विक्रेता है वो। और ज़्यादातर देखो आर के नारायण ने दोस्तों अपनी सेटिंग जो है अपना फेमस फिक्शनल टाउन मालगुडी रखा है। आपने पुरानी मालगुडी डेज वगैरह की कहानियाँ वगैरह भी देखी होंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेंडर ऑफ स्वीट्स, चैप्टर नंबर 1 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समरी आप यूट्यूब पे इसकी देख लें कहीं पे भी। इनके सबको अगर नहीं भी अवेलेबल हो रही है या फिर आपको कहीं से पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसकी समरी भी अपलोड कर दूंगा। फिर भी समरी से अच्छा अगर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो समरी तो ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज इसका चैप्टर नंबर 1, वेंडर ऑफ स्वीट्स का। देखिए, कॉन्क्वर टेस्ट, स्वाद पर विजय प्राप्त करो, एंड यू विल हैव कॉन्क्वर द सेल्फ, और तुम खुद पर, खुद की आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। सेड जगन टू हिज लिसनर, जगन ने अपने लिसनर से ये बात कही। हु आस्क्ड, जिसने पूछा था, वाई कॉन्क्वर द सेल्फ, किस स्वाद पर विजय क्यों प्राप्त की जाए। जगन ने पूछा, जगन आस्क्ड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आवर सेजेस, हमारे जो संत हैं वो हमें एडवाइस करते हैं इस तरह की कि स्वाद पर विजय प्राप्त कर लो। देखिए दोस्तों, जीव है ना, जीव यही है इंसान के सारे दुख और सुखों का कारण। अगर इंसान जीव से प्यारे प्यारे शब्द बोले तो सब कुछ अच्छा रहे, अगर उससे अच्छा अच्छा खाना खाएगा तो नुकसान में रहेगा। कड़वी चीज हमेशा फायदेमंद और मीठी चीज हमेशा नुकसानकारी रहती है, चाहे वो व्यवहार में हो या फिर किसी और चीज में। तो यही कहता है कि स्वाद पर विजय प्राप्त करना है तो तुम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो द लिसनर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन, लिसनर का इस बात से क्वेश्चन में इंटरेस्ट खो गया, और हिज एम वाज ओनली टू स्टिमुलेट कॉन्वर्सेशन, उसका उद्देश्य था केवल बात को स्टिमुलेट करना था, बढ़ावा देना था। वाइल ही ऑक्यूपाइड है लो वुडन स्टूल, वो एक लकड़ी के छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू जगन्स चेयर, जो कि जगन के चेयर के पास रखी हुई थी। जगन सेट अंडर द फ्रेम्ड पिक्चर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, और जगन जो है, अब ये दुकान का चित्र है उसका, ये दुकान की बात चल रही है, और जगन जो है देवी जो लक्ष्मी है उसकी एक दीवार पर फोटो टक रही थी, और उसके नीचे उसकी लकड़ी की कुर्सी लगी हुई थी, वहां पर बैठा हुआ था। एंड ऑफर्ड प्रेयर्स फर्स्ट थिंग इन द डे बाय रेवरेंटली, रेवरेंटली का मतलब आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्लेसिंग ए स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन, स्ट्रिंग का मतलब माला, जैस्मिन का मतलब मोगरा, ऑन टॉप ऑफ द फ्रेम। तो जगन जब दुकान में आता था ना दोस्तों, तो सबसे पहले जो दीवार पर जो देवी लक्ष्मी की फोटो टक रही होती थी, आता था और उस पर एक माला चढ़ाता था, बड़ी प्यारी मोगरे की माला चढ़ाता था। कैसे, आदर पूर्वक, रेवरेंटली, ऑन द टॉप ऑफ द फ्रेम, जैसे कि आमतौर पर माला चढ़ाई जाती है एक फोटो पर। ही ऑल्सो लिट, वो जलाता था, एन इंसेंस स्टिक, एक अगरबत्ती, एंड स्टक इट, और उसको अटका देता था, इन ए क्रीव, एक दरार में, इन द वॉल, जो दीवार में हो रखी थी, मतलब आता था और दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ी थी, उस दरार में उस अगरबत्ती को जलाकर टांग देता था। द एयर वॉज चार्ज विद द सेंट ऑफ जैस्मिन,
और एंड इंसेंस, तो जो हवा है वो उस मोगरे की खुशबू से, और उसकी खुशबू से चारों ओर वो भर जाती थी, और लबालब उसकी खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर में हो जाती थी। विच इम्परसेप्टिवली का मतलब होता है ग्रेजुअली, इम्परसेप्टिवली मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ब्लेंडेड मिक्स हो जाती थी विद द फ्रेगमेंट्स ऑफ स्वीट मीट्स, मिठाइयों की, फ्राइंग इन द घी, जो कि तली जा रही थी घी में, इन द किचन, किचन में, अक्रॉस द हॉल, हॉल के पार। तो अगरबत्ती की खुशबू और मिठाइयों को देसी घी में तलने की खुशबू दोनों वहां पर मिक्स हो जाया करती थी। द लिसनर वाज ए कजिन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जगन का लिसनर कौन है? उसका एक कजिन है। दो, हालांकि, हाउ ही केम टू बी कॉल्ड, कि उसको कजिन किस रिश्ते से बुलाया जाया करता था, सो कॉल्ड नॉट टू बी एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था कि जगन और उसका भाई कजिन कैसे लगते थे आपस में, कि भाई मामा के बेटे थे, चाचा के बेटे थे, ताया के बेटे थे, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सिंस ही क्लेम्ड कजिनहुड, जब उस वो अपने बचपन के बारे में एक्सप्लेन किया करता था विद मैनी अदर्स इन द टाउन, बहुत सारे लोगों को टाउन में, टोटल इनकम्पैटिबल्स एट टाइम्स। अब वो क्या करता था, कभी भी किसी भी टाइम पर अगर कोई उसको बोल देता था ना इस बात को, बट इफ चैलेंज ही कुड ऑलवेज ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत कर देना, किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, एन्चेंटेड, है ना। द स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब संदेह करने वाला, संदेहवादी, विद जेनियोलॉजी, और जेनियोलॉजी का मतलब होता है कोई वंश क्रम। तो जब भी कोई आदमी उससे पूछता था ना कि भाई आप दोनों कजिन कैसे लगते हो, तो वो अपने पूरे के पूरे खानदान का जेनियोलॉजी, पूरे के पूरे वंशज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता था, जब भी कोई उससे इस रिश्ते के बारे में स्केप्टिक, संदेह करता था। ही वॉज ए मैन अबाउट टाउन, मैन अबाउट टाउन का मतलब चहेता, फेवरेट, वो पूरे उसका जो कजिन था वो पूरे टाउन का चहेता था। एंड विजिटेड मैनी प्लेसेस एंड हाउसेज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और पूरे सुबह से लेकर रात तक कई स्थानों पर वो घूमता रहता था। यट एंड इनवेरिएबली एवरी डे एट अबाउट 4:30 ही अराइव्ड, और करीब 4:30 पर रोजाना वो जगन की दुकान पर पहुंच जाया करता था। थ्रू ए ब्रीफ ग्लैंस, और छोटी सी नजर जगन की तरफ देखता था घुसते टाइम, एंड ए नॉड, नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना, एट जगन, और घुसते समय जगन की तरफ सिर हिलाता था। एंड जगन पास स्ट्रेट इनटू द, जगन, अब देखो सबसे पहले पूछेगा कि भाई किसकी तरफ सिर हिलाता था, वो जगन की तरफ, और हल्का जैसे दुकान में घुसा जगन की तरफ हल्का सा देखा, सिर हिलाया, और पास स्ट्रेट, और सीधा चला जाता था इनटू द किचन, किचन की तरफ, एंड केम आउट 10 मिनट्स लेटर, और करीब 10 मिनट के बाद वो उस किचन से आता था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जगन का चचेरा भाई दुकान में घुसने के बाद करीब कितने मिनट तक अंदर किचन में रहता था? 10 मिनट्स तक, उसके बाद वो आता था। तो मतलब कहने का कि 10 मिनट्स तक वो मिठाइयाँ चखता रहता था अंदर, डेली का उसका यही काम था, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब वो आता था, लेटर विपिंग, पहुंचते हुए, हिज माउथ, अपने मुंह को, विद द एंड ऑफ ए टॉवल, है ना, तो जो कंधे पर, ऑन हिज शोल्डर, तो कंधे पर जो अपना शोल्डर लगाते थे पुराने लोग, जिसको अंगरखी या गमछा कहते थे, और उससे उसके एक हिस्से से अपने मुंह को पहुंचते हुए आता था, कमेंटिंग, ये कहते हुए आता था, द शुगर सिचुएशन में नीड वॉचिंग, कि भैया चीनी के दाम, चीनी की जो डालने की जो क्वांटिटी है ना, उस पर थोड़ा वॉच रखो, मतलब चीनी कम डालो। आई हेयर, मैंने सुना है, दैट द गवर्नमेंट आर गोइंग टू रेज द प्राइस, कि गवर्नमेंट चीनी के दाम बढ़ाने जा रही है। व्हीट फ्लावर इज ऑल राइट टुडे, हाँ गेहूं के दाम तो आज तो ठीक हैं, कल का पता नहीं, आज तो ठीक है। आई गिव दैट सप्लायर ए बिट ऑफ माई माइंड यस्टरडे, मैंने उस सप्लायर को डांटा। व्हेन आई वाज गोडाउन स्ट्रीट, जो आई पास, जब मैं गोडाउन स्ट्रीट के पास से गुजर रहा था ना, तो सप्लायर को मैंने डांटा। क्वेश्चन बनता है कि सप्लायर से कजिन की मुलाकात कहाँ पर हुई? गोडाउन स्ट्रीट में हुई, है ना। डोंट आस्क मी, अब मुझसे ये मत पूछना व्हाट टुक मी देयर, कि मैं वहां क्या करने गया था। आई, अब देखो पहले तो सवाल पूछ कह दिया कि मुझसे पूछना मत, फिर खुद ने जवाब भी दे दिया। आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेशंस ओवर, रिलेशंस का मतलब रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ऑल ओवर दिस सिटी, मैं, मेरे इस शहर में कई सारे दोस्त, कई सारे रिश्तेदार हैं इस पूरे शहर में, एंड एवरी वन वॉन्ट्स मी टू अटेंड टू दिस और दैट, और हर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं उसका ये काम या फिर वो काम कर दूं। आई डू नॉट ग्रज सर्विंग अदर्स, मुझे दूसरों की सेवा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी ग्रज, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है। वॉट इज लाइफ वर्थ, एक ऐसे जीवन का क्या मतलब है? वी सर्व, अनलेस वी सर्व एंड हेल्प ईच अदर, जब हम एक दूसरे की मदद ही ना कर सकें, कोई मतलब ही नहीं ऐसे जीवन का। तो जगन आस्क, जगन ने पूछा,
डिड यू ट्राई द न्यू स्वीट द कुक एक्सपेरिमेंटेड विद टुडे? क्या तुमने वो नई मिठाई चखी जिसका आज कुक ने नया एक्सपेरिमेंट करके बनाई है? यस ऑफ कोर्स, मैंने चखी, इट इज टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है वो तो। ओह बट आई थिंक, लेकिन अब जगन कह रहा है, आई थिंक इट इज ओनली द ओल्ड रेसिपी इन ए न्यू शेप। मुझे तो ऐसा लगता है यार, ये मिठाई तो वही है पुरानी की पुरानी, बस इसकी शेप बदल गई है, इसका ढांचा बदल गया है, इसका आकार बदल गया है। ऑल स्वीट मीट्स आफ्टर ऑल आर द सेम। आखिरकार सारी मिठाइयाँ क्या होती हैं? एक समान होती हैं। क्वेश्चन बनता है, किसने कहा ये बात? ऑल स्वीट मीट्स आफ्टर ऑल द सेम, जगन ने कहा कि सारी मिठाइयाँ एक जैसी ही तो होती हैं। डोंट यू एग्री? क्या तुम स्वीकार नहीं करते इस बात को? तो कजिन कहता है, नो नो सर, मैं नहीं करता हूँ। सेड द कजिन, आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मुझे तो बहुत अंतर दिखाई देता है बिटवीन वन स्वीट एंड अनदर, एक मिठाई और दूसरी मिठाई में। इसका मतलब हो सकता है तुम्हें बर्फी लड्डू एक जैसा दिखाई देते हो, मुझे तो अंतर बराबर दिखाई देता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई शैल नॉट बी बिकम ए योगी, कहीं मैं योगी ना बन जाऊं। तो मुझे डर है इस बात का, कहीं मैं योगी ना बन जाऊं तुम्हारी तरह। एंड लूज द टेस्ट फॉर ऑल, और कहीं टेस्ट में अंतर करना ही भूल जाऊं। इट वॉज देन, ये तब की बात है, देन जगन प्रोनाउंस हिज फिलोसफी, जब जगन ने अपने दर्शन शास्त्र, अपनी फिलोसफी झाड़ी उसके सामने। कौन सी? कॉन्क्वर द टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्क्वर द सेल्फ। तो यहीं से तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी। ये बात किसने कही थी कि स्वाद पर विजय प्राप्त करो और तुम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसके बाद आगे की बात अगर हम करें, दे पहले वर्ड का मतलब कंटिन्यू टॉक करना, तो वे लगातार बातें करते रहे। दस, इस प्रकार, फॉर हाफ एन आवर, करीब आधे घंटे तक, मोर, और ज्यादा। एंड देन जगन आस्क, फिर जगन ने पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वॉट आई ईट नाउ डेज, आजकल मैं क्या खाता हूँ? तो इसके बाद एनीथिंग, तो अब कजिन पूछता है, एनीथिंग न्यू, क्या कुछ नया खाते हो? आई हैव, अब जगन कह रहा है, आई हैव गिवन अप सॉल्ट सिंस दिस मॉर्निंग, आज से मैंने नमक खाना छोड़ दिया है। जगन सैड विद ए ग्लो ऑफ ट्रायम्फ, और जब जगन इस बात को कहता है ना, तो उसके चेहरे के ऊपर एक ग्लो, एक चमक दिखाई देती है, ऑफ ट्रायम्फ मतलब विजय की, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो नमक खाना छोड़कर। ही नोटेड विद सेटिस्फेक्शन, उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी संतुष्टि थी, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के साथ, एंड एक्सपेंडेड हिज थ्योरी, और उसने अपनी थ्योरी का एक्सपेंड किया, उसका विस्तार किया, और क्या कहा? वन मस्ट ईट नेचुरल सॉल्ट, ओनली नेचुरल सॉल्ट, कि एक आदमी को केवल प्राकृतिक नमक को ही ग्रहण करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं मित्रों। ये एक स्टेटमेंट कि एक आदमी को हमेशा प्राकृतिक नमक का ही ग्रहण करना चाहिए, वो किसने कहा? जगन ने कहा। इसके अलावा, डू यू नो व्हाट आई ईट नाउअडेज, ये बात किसने कही? ये आपके जगन ने ही कही थी। और कॉन्क्वर द टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्क्वर द सेल्फ, ये बात भी किसने कही? जगन ने ही कही। अब बात आगे बढ़ती है कि ये प्राकृतिक नमक होता क्या है। जब जगन ने इस बात को कहा कि प्राकृतिक नमक को खाना चाहिए, तब कजिन ने कहा, व्हाट इज नेचुरल सॉल्ट, आखिर ये प्राकृतिक नमक क्या होता है? कजिन ने पूछा, और एडेड, और कहा उसने, द सॉल्ट, क्या वो नमक होता है क्या, दैट ड्राइज अप, जो सूख जाता है, ऑन वंस बैक, एक आदमी की पीठ पर, व्हेन वन हैज रन ए माइल इन द सन, जब एक आदमी 1 मील तक सूरज की तपती धूप में दौड़ता है। इसका मतलब जब पसीना आता है, पसीने निकलता है, तो पसीना टेस्ट में खारा होता है, क्योंकि उसमें लवण होता है, नमक होता है। तो क्या वो नमक होता है? तो जगन पे ताना मारा उसने, तो जगन मेड राई फेस, जगन का चेहरा ऐसे, जगन ने बड़ा ही सूखा सा, रूखा सा चेहरा बनाया, एट द कोर्स रेफरेंस, उसकी इस बात पर जिसका उसने रेफरेंस दिया था कजिन पर। ही हैड द आउटलुक ऑफ डिसेम्बोडाइड, डिसेम्बोडाइड का मतलब होता है देह विहीन, बॉडी, देखो ये बॉडी से बना हुआ है, डिसेम्बोडेड, बॉडी, BODY, तो वाई तो हट गया, ईडी लग गया तो आई आ गया, तो बॉडी से बना हुआ है, बॉडी मतलब शरीर, और डिस का मतलब नेगेटिव आ गया। तो ऐसा शरीर जिसमें बॉडी नहीं है, यानी जिसकी सोल नहीं है, आत्मा नहीं है। तो ही हैड द आउटलुक, तो उसका जो चेहरा था वो ऐसे था, जैसे कि उसकी क्या नहीं है? सोल, आत्मा नहीं है। डिसेम्बोडाइड का मतलब सोल का मतलब होगा देहविहीन आत्मा, जो कि फ्लोट कर रही है, तैर रही है, अबव द ग्रिम ऑफ दिस अर्थ, इस संसार की ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है गंदगी, इस पूरी गंदगी पर। एट 55 हिज अपियरेंस, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा है आपका, कि जगन की जब इस चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, या फिर इस पूरे वर्क की शुरुआत होती है, तब उस समय जगन की एज कितनी बताई गई है? 55। हालांकि जब नोवेल खत्म होने लगेगा तो आपको पता लगेगा इसकी एज और बढ़ गई है, तब आपको ध्यान रखना है कितनी है। ठीक है ना? हालांकि मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, तो आप उसमें सस्पेंस में रहिए कि कितनी है। एट 55, करीब 55 साल की उसकी उम्र है। हिज अपियरेंस, उसका जो वेशभूषा है, वह स्लाइट, थोड़ी सी, एल्फिश,
एल्फिश का मतलब क्या है? एल्फिश का मतलब है थोड़ी सी झुकी हुई। एंड हिज ब्रो स्किन, ब्रो ब्राउन स्किन, उसकी जो स्किन है भूरी है। एंड ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्लीन, बिल्कुल पारदर्शी। देखो बुढ़ापे में स्किन थोड़ी चमचमाती हुई हो जाती है। एंड हिज ब्रो, ब्रो का मतलब आईब्रो, रिजीडेड। अब रिजीडेड का मतलब पीछे खिंची हुई, जेंटली, तो उसकी आईब्रो थोड़ी सी पीछे खिंची हुई है अच्छी तरह से। इनटू ए वॉलनट, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, अखरोट शेप ऑफ बाल्डनेस, बाल्डनेस का मतलब गंजापन। तो उसकी जो है ना भौं इस तरह से लगती है जैसे कोई पीछे खिंची हुई दिखाई दे रही हो। कहने का मतलब ये है कि जगन की जो त्वचा है बिल्कुल ऐसे भूरी हो गई, बिल्कुल सख्त पड़ गई उसकी त्वचा। और उसका जो शरीर है काफी क्या है, दुबला पतला सा उसका शरीर है। उसकी भौं जो है, जो अखरोट होता है ना, अखरोट, अखरोट का जो छिलका होता है उसकी तरह सिकुड़ गई है। अब आपसे पूछेगा कि जगन की आईब्रो को किससे कंपेयर किया गया है, कि भाई बादाम के छिलके से कंपेयर किया गया है, अखरोट से किया गया है, अखरोट के छिलके से किया गया है, या फिर आपके काजू से किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि टेक्स्ट पढ़ने से ही आएंगे, किसी भी साइट पर आपको नहीं मिलेंगे। तो जगन की वो जो भौहें हैं उनको अखरोट के छिलके से कंपेयर किया गया है। आगे बात करें तो जो बियॉन्ड द फ्रिंज, अब देखो, बियॉन्ड द फ्रिंज। अब फ्रिंज क्या होता है? जो साइड वाले बाल होते हैं ना सर के, जो जैसे जिसके ऊपर ऊपर से बाल झड़ जाते हैं और जो साइड में थोड़े थोड़े से बाल रहते हैं उन्हें कहते हैं फ्रिंज। हिज हेयर फेल इन ए कपल ऑफ स्पेकल्ड वेव्स ऑन हिज नेप। तो उसके जो बाल है ना, एक तरह से साइड में थोड़े थोड़े झड़ चुके हैं, और जो बचे कुछ बाल हैं वो ऐसे गुच्छे में दिखाई देते हैं, और ऐसे गर्दन पर उसके बाल जो हैं लटके हुए दिखाई देते हैं। भाई नेप का मतलब क्या? नेक, गर्दन। उसकी जो चिन्ह है वो कवर्ड है विद वाइटनिंग ब्रिसल्स। तो जो ब्रिसल्स का मतलब हेयर, तो इसका मतलब जो दाढ़ी जो आ रही है, सफेद दाढ़ी आ रही है उसके। और एज ही शेव्ड ओनली सर्टन इंटरवल्स। जगन जो है ना वो शेविंग जो किया करता था कुछ खास मौकों पर ही किया करता था। फीलिंग, वो ये महसूस करता था दैट टू व्यू, अब क्या फीलिंग करता था? कि टू व्यू वन सेल्फ, कि एक आदमी को खुद को डेली, खुद को देखना डेली, वो भी रोजाना, इन ए मिरर, एक कांच में, यानी एक आदमी रोजाना कांच में खुद को देखना, वाज एन इंटॉलरेबल यूरोपियन हैबिट। तो देखो आपको पूछेगा कि एक आदमी अपना चेहरा रोज कांच में देखता है, जगन के अनुसार ये है एक अच्छी आदत, एक बैड हैबिट, एक यूरोपियन हैबिट, या इनटॉलरेबल यूरोपियन हैबिट। तो ध्यान रखना, ये एक इनटॉलरेबल यूरोपियन हैबिट है। इनटॉलरेबल का मतलब जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ही वोर, अब अपीयरेंस की बात आ जाती है, जगन दिखता कैसा है? ही वोर ए लूज जिब्बा, एक ढीला ढाला जिब्बा पहनता था। ओवर इज धोती, तो धोती है नीचे वाला कपड़ा, और ऊपर जो कुर्ता टाइप का वो है जिब्बा। बहुत मेड ऑफ मटेरियल स्पन, स्पन का मतलब बुनाई करना, और दोनों जो है ना वो बुनता था वो विद हिज ओन हैंड्स, खुद के हाथों से। एवरी डे, हर दिन, ही स्पन फॉर एन आवर, करीब 1 घंटे वो बुनता था। आपने पहले बात की होगी कि करीब आधे घंटे वो डेली बात किया करते थे, कजिन और उसका भाई। और करीब जगन कितनी देर बुनता था डेली बुनाई का काम? 1 घंटा करता था। रिटेन्ड एनफ, रिटेन मतलब अपने पास रख लेता था, एनफ पर्याप्त रूप से, यार्न मतलब सूत, जितना वो सूत काटता था, जितनी उसको जरूरत होती थी उतना अपने पास रख लेता था, फॉर हिज सार्टोरियल रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो खुद की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से, जितनी उसको जरूरत आती है उसके हिसाब से अपनी वो चीजें रख लेता था। ही नेवर possessed मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्लोथ एट ए टाइम, एक बार में 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े जगन कभी भी खुद के पास नहीं रखता था। एंड डिलीवर्ड ऑल द एक्सेस, एक्सेस मतलब जो बहुतायत है, जो ज्यादा सूद बच जाता था ना उसको वो डिलीवर कर देता था, दे आता था, इन नीट बंडल्स, बंडल्स बनाकर, टू द लोकल हैंडलूम कमेटी इन एक्सचेंज फॉर कैश। जो लोकल हैंडलूम है, जो स्थानीय जो व्यापार जो समिति है जहाँ पर कपड़े का व्यापार होता था, उनको दे आता था, बदले में थोड़ा क्या ले आता था, एक्सचेंज क्या करके लाता था, थोड़ा कैश ले आता था। ऑल दो, हालांकि, द कैश, वो पैसा, ही दस अर्न, जो कि वो इस तरह से कमाता था, किसके बदले? सूद के बदले, वाज लेस देन 5 रुपीज ए मंथ, एक महीने में करीब 5 रुपए से भी कम कमाता था वो। बट ही फेल्ट, लेकिन वो महसूस करता था एक सेंटिमेंटल थ्रिल, एक आत्मा को भर देने वाला रोमांच महसूस करता था उस 5 रुपए को लेकर, इन रिसीविंग इट, जब वो उसको रिसीव करता था इन 5 रुपयों को। एज ही हैड बिगन द हैबिट व्हेन गांधी विजिटेड द टाउन ओवर 20 ईयर्स अगो। उसको ये आदत कब लगी थी दोस्तों, ये हैबिट? जब गांधी जी करीब 20 साल पहले यहाँ पर आए थे इस टाउन में, तब उसको ये आदत लगी थी कि डेली सूद काटना है और बचा हुआ माल दे आना है। एंड ही हैड बीन कमेंडेड फॉर इट, और इसके लिए उसने अपने आप को प्रतिबद्ध कर रखा था।
ही वोर ए नैरो ऑलमंड शेप पेयर ऑफ ग्लासेस। आपसे ग्लासेस का अपीयरेंस पूछ सकता है, तो उसका जो ग्लासेस है वो कैसा है, नैरो, छोटा सकड़ा हुआ, ऑलमंड शेप, बादाम की शेप का जो पेयर है ऑफ ग्लासेस, सेट इन येलोइश फ्रेम, उसका फ्रेम कैसा है, पीले कलर का फ्रेम है उस चश्मे का। एंड पीप्ड, और झांकता था उसमें से, एट द वर्ल्ड ओवर देयर पेल रिम्स, उसकी जो पीली पीली है ना, जो रिम है, जो ऊपर की जो उसके एंगल्स हैं चश्मे के, उसमें से ऊपर झांकता था। आपने कई लोगों को देखा होगा, चश्मा थोड़ा नाक के ऊपर नीचे कर लेते हैं और चश्मे के ऊपर से वो देखते हैं, ऐसी जगन भी किया करता था। नजर नहीं उठाते हैं वो, बस आंखों को उठाते हैं। ही ड्रेप्ड हिज शोल्डर्स इन ए खादर शॉल विद गॉडी येलो पैटर्न्स ऑन इट। तो वो क्या करता था कि वो है ना कंधे के ऊपर क्या करता था, एक शॉल डाल लेता था, और उस शॉल पर क्या था, पीले रंग की गहरी गहरी धारियां पड़ी हुई थी। तो ये उसका शॉल का अपीयरेंस है कि भाई कैसे कैसे टाइप के, भाई पुराने जमाने के शॉल इस तरह से ही थे। गौड़ी का मतलब क्या होता है, चमकीला, और येलो का मतलब पीला। तो पीले पैटर्न का जो शॉल पहनता था, जिसके ऊपर बढ़िया बढ़िया सा चमकीली चीजें बना रखी थी ऑन इट, इसके ऊपर। एंड शॉर्ड हिज फीट विद थिक सैंडल्स, पैरों में मोटे मोटे सोल की जो है चप्पल पहनता था, सैंडल पहनता था, मेड आउट ऑफ लेदर, जो कि चमड़े की बनी होती थी, ऑफ एन एनिमल, एक जानवर का, भाई चमड़ा तो जानवर का ही होता है, विच हैड डाइड ऑफ ओल्ड एज, जो कि अपनी वृद्धावस्था के कारण मर गया हो। कौन, जानवर। देखिए आमतौर पर क्या होता है, आजकल तस्करी होती है जानवरों की, तो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए इंसान जानवरों को पालते हैं, जैसे कि रेशम वगैरह देखा होगा आपने, और अपने फायदे के लिए पालते हैं गाय वगैरह को, और बाद में उनके चमड़े का इस्तेमाल कर देते हैं लेदर की चीज़ों को बनाने में, ताकि, क्योंकि इंसान मोटी मोटी प्राइस पर उनको खरीदता है। तो जगन नहीं चाहता था कि मेरे लिए किसी जानवर की हत्या हो, तो जगन क्या करता था, खुद जाता था जंगलों में, जब उसको खबर मिलती थी कि कोई जानवर मर गया है, तो अपने आप मरा जानवर, जो कि किसके कारण मर गया हो, उसकी एज के कारण, कि भाई उसका जीवन ही पूरा हो गया हो इसलिए मर गया हो, तो उसको तलाश करने जाता था और उसके चमड़े से अपनी चप्पल बनवाता था, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई मैंने अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्जीव की हत्या कर दी है। बीइंग ए फॉलोअर ऑफ गांधी, क्योंकि वो गांधी का फॉलोअर था, ही एक्सप्लेन, उसने ये एक्सप्लेन किया कि आई डोंट लाइक टू थिंक दैट अ लिविंग क्रीचर शुड हैव इट्स थ्रोट कट फॉर द कंफर्ट ऑफ माई फीट। उसको ये लगा, उसने सोचा कि मुझे नहीं लगता, ये बात सोचना, कि एक जीवित प्राणी को काट दे, उसका गला काट दिया जाए मेरे पैरों के आराम के लिए, कंफर्ट के लिए। एंड दिस ओकेजनली इन्वॉल्व हिम इन एक्सकर्शन टू रिमोट विलेजेस, और इसी की वजह से क्या करता था जगन, एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहता था, भटकता रहता था। वेयर एक काव, जहां पर कोई गाय, कोई काफ, एक बछिया, वॉज रिपोर्टेड टू बी डाइंग, उसको रिपोर्ट की जाती थी कि भाई वहां पर एक गाय, एक बछिया मर गई है, तो वहां पर वो पहुंच जाता था उसका चमड़ा लेने। वेन इज सिक्योर्ड, जब वो बचा लेता था, सुरक्षित कर लेता था, द हाइड, तो उस मांस को, ही सोक्ड, ही वो क्या करते, सोक का मतलब होता है पानी में डुबो के रख देना, तो वो डुबो के रख देता था उसको, इट इन सम सॉल्यूशन, एक इस तरह के सॉल्यूशन में, एंड देन टर्न्ड इट ओवर टू एन ओल्ड कॉबलर, कॉबलर का मतलब मोची, ही न्यू, और जब उसको भिगो के रख लेता था, चमड़ा पूरी तरह से क्लीन हो जाता था उस सॉल्यूशन में भिगोने के बाद, तो उसको जो पास में बैठा जो पुराना मोची है ना उसका, या ओल्ड का मतलब कोई बूढ़ा नहीं है, वैसे भी बूढ़ा तो ऑटोमेटिकली हो गया, भाई पुराना मोची है इसका मतलब काफी बूढ़ा होगा वो, तो एक मोची जिसको वो जानता था, ही न्यू, उसको दे आता था अपनी चप्पल बनाने के लिए। हु हैड हिज लिटिल रिपेयर शॉप, जिसकी एक छोटी सी रिपेयरिंग की शॉप थी, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड द अल्बर्ट मिशन कंपाउंड, और एट अल्बर्ट मिशन कंपाउंड में, ये जगह का नाम है। पूछा जाएगा आपसे कि जिस मोची को जगन कपड़ा अपने चमड़ा दे के आता था ताकि वो उसके लिए क्या बना सके, चप्पल, उस मोची की दुकान कहाँ थी, तो वहां आपको फिर याद नहीं आएगा उसके केस में। तो आपको याद से याद करके चलना है कि अल्बर्ट मिशन कंपाउंड जगह है और उसमें मोची की दुकान लगती है। When his son was 6 years old, जब उसका बेटा 6 साल का हो गया, he was a happy supporter of जगन, तो जगन का क्या था, वो बहुत हैप्पी सपोर्टर था, बहुत खुश रहता था उसका बेटा जगन से। और उसके बेटे का नाम क्या है, माली, हालांकि धीरे धीरे आ जाएगा। टैनिंग, टैनिंग का मतलब होता है जो चमड़ा शोधन, यानी चमड़े को साफ करने की जो एक्टिविटी होती है ना, उसे कहते हैं टैनिंग। एक्टिविटीज इन द बैक वरांडा, जब जगन अपने घर के पीछे के वरांडा में उस चमड़े को शोधन यानी साफ करने का काम करता था, ऑफ द हाउस, उस घर के पीछे। बट एज ही ग्रू ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, ही बिगेन टू कंप्लेन ऑफ, अब देखिए, अब ये कौन है, ये ही कौन है, ये माली है, कि भाई एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे माली बड़ा होता गया, ही बिगिन टू कंप्लेन, उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, ऑफ द स्टेंच, उस बदबू के लिए, वेयर हिज वेन एवर हिज फादर ब्रॉट
होम लेदर, जब भी उसके पिता घर पर लाया करते थे चमड़ा। तो देखिए सीधी सी बात है, चमड़े में बदबू तो आती ही है दोस्तों। आमतौर पर जो भी लोग चिकन वगैरह खाया करते हैं उनको भी आती ही है। हम लोग कभी बाजार से निकलते हैं तो देखो नाक से बर्दाश्त नहीं होती है वो चिकन, क्योंकि वैसे हम नहीं खाते इस चीज़ को। तो क्या है कि इसकी स्टेंच की कहीं ना कहीं बदबू तो होती है इस चीज़ की। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होती थी माली को। जब बच्चा बड़ा हो गया था तो वो कंप्लेन करता था कि पिताजी आप क्यों लाते हैं इस चीज़ को। आमतौर पर पहले इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन किया करते थे, आजकल तो पापा, डैड, डैडी, डैडा, अनाप शनाप जो भी है, पहले ऐसे ही बोलते थे। अगर आपने मूवी भी देखी हो दोस्तों तो वहाँ पर भी ऐसे ही कहता है माली पिताजी, ठीक है ना। तो मैंने भी आपके सामने वही वर्ड रखा है जो आपको उस एज में ले जाए जहाँ आर के नारायण जी ने इसकी सेटिंग रखी गई है कि भाई इतना पुराना उन्होंने मान के इस चीज़ को कंपोज किया है। जगन की जो वाइफ है वो प्रूव्ड इवन लेस टॉलरेंट, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती थी। कौन है जगन की वाइफ? अंबिका। शटिंग हर सेल्फ इन ए रूम, वो अपने आप को क्या करती थी, कमरे में बंद कर लेती थी जब उस मांस की बदबू के कारण। रिफ्यूजिंग, वो मना कर देती थी टू कम आउट, बाहर आने से। अनटिल, कब तक? जब तक द टैनिंग एंडेड, जब तक कि वो चमड़े को साफ करने की एक्टिविटी खत्म ना हो जाए। सिंस इट वॉज ए प्रोलॉन्ग प्रोसेस, हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी हुआ करती थी। कैरिड ऑन ओवर सेवरल डेज, कई दिनों तक ये प्रक्रिया चला करती थी। वन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी आदमी इसको समझ सकता है। द डिसलोकेशन इनटू विच द हाउस होल्ड वाज द थ्रोन वेन एवर जगन अटेम्प्ट टू रिन्यू हिज फुटवेयर, कि भाई कोई भी आदमी घर से अगर बाहर निकले, बाहर से गुजर रहा हो, तो वो उस चीज़ को देखकर समझ सकता है कि अपने फुटवियर के लिए ये चमड़ा शोधन की क्रिया निम्नलिखित में से इन घरों में से किस घर में चल रही है। इट वॉज डिफिकल्ट, हालांकि ये बहुत कठिन था। एंड हैजार्डस ऑपरेशन, बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन भी था। द प्रेजेंस ऑफ द लेदर एट होम थ्रेटन टू ब्लास्ट हिज डोमेस्टिक लाइफ। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, घरेलू। क्योंकि ये जो लेदर है इसकी प्रेजेंस ने इनकी जो थ्रेटन, डरा दिया था, कमजोर कर दिया था, ब्लास्ट कर दिया था उसके घरेलू जीवन में। मतलब उसकी पत्नी उससे भाग जाया करती थी दूर, तो उसके पास नहीं आती थी, तो एक तरह से घरेलू जीवन उसका डर गया। ही हैड टू प्रिजर्व इट, और उसको अपने घरेलू जीवन को बचाना था। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ टैनिंग, यानी शुरुआती दौर में जब वो टैनिंग किया करता था। टैनिंग, अब इसका मतलब जब टैनिंग की प्रक्रिया मान के चलिए 1 घंटा चलती है, मान के चलिए, तो जो शुरुआती स्टेज है ना टैनिंग की, मान के चलिए शुरू के 10 से 15 मिनट वो बड़े ही गंदे थे क्योंकि बदबू भयंकर थी। तो द अर्ली स्टेजेस ऑफ टैनिंग आउट ऑफ हिज वाइफ रीच इन द फ्यूल शेड वेयर देयर वॉज डेंजर ऑफ रेट निबलिंग। तो वो क्या सोच रहा था कि भाई ऐसा करता हूँ मैं अपने इस जो है ना लेदर को फ्यूल शेड, यानी जो फ्यूल शेड है ना, जो अपना पुराने ज़माने में जो स्टोर रूम होता था जहाँ पर लोग ईंधन वगैरह, फ्यूल वगैरह रखते थे, तो वो सोच रहा है कि यार इसको वहाँ रख आता हूँ मैं स्टोर रूम में, ताकि मेरी वाइफ की जो रीच है ना उससे दूर हो जाए। लेकिन उसको याद आता है अरे यार वहाँ रख दूंगा स्टोर रूम में तो डेंजर हो जाएगा वहाँ, किसका? जो रैट्स हैं, चूहे हैं, निबलिंग, कुतरने लग जाएंगे इस लेदर को। अब कुतरने लग गए तो मेरी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा। वेन शी ले डाइंग, जब उसकी पत्नी मरने वाली थी बीमारी के कारण, उसको सिर दर्द की बीमारी थी दोस्तों, माइग्रेन टाइप की। तो जब, अब देखो आर के नारायण इस बात को कहाँ से कहाँ ले गए कि जब उसकी पत्नी मरने वाली थी, शी समन्ड, उसने बुलाया किसको? जगन को। टू कम क्लोज, उससे कहा कि मेरे पास आओ। टू हर एंड ममल्ड, और उसने फुसफुसाया उसके कान में कुछ समथिंग। ही कुड नॉट मेक आउट हर वर्ड्स, हालांकि उसने, उसकी पत्नी ने क्या कहा, जगन उस बात को मेक आउट यानी अंडरस्टैंड, समझ नहीं सका। बट वॉज हैरोड बाय थॉट, लेकिन इस बात से वो एक चीज समझ गया था। प्रोबेबली, संभवतः, शी वॉज सेइंग, शायद वो ये कह रही होगी, थ्रू अवे द लेदर, की इस चमड़े को घर से बाहर फेंक दो। इन डिफरेंस टू वॉट वॉज पॉसिबली हर लास्ट विश, शायद यही उसके जीवन की आखिरी इच्छा रही होगी। ही डिड गिव टू ए मिशन द लास्ट बिट ऑफ लेदर एट होम, उसके जीवन में उसने यही अपना जिंदगी का अंतिम मिशन दिया था उसको। एंड फेल्ट हैप्पी, और उसने बड़ा खुश महसूस किया अपने आप को। दैट क्या, अब उसने किया क्या है दोस्तों, ही डिड गिव टू ए मिशन द लास्ट बिट ऑफ द लेदर एट होम, मतलब अपने घर से उसने जितना भी लास्ट टुकड़ा भी था ना लेदर का उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। किसने? जगन ने, अपनी पत्नी के कहने पर, क्योंकि जब पत्नी मर रही थी तो उसने कहा था कि भाई उस टुकड़े को बाहर फेंक दो, लादर को। हालांकि वो सुन नहीं पाया लेकिन उसने अंडरस्टैंड किया इस बात को कि शायद उसने यही कहा होगा, तो उसने फेंक दिया सारा चीज। अनफेल्ट हैप्पी, और उसने उस चमड़े को फेंक कर जगन ने बड़ा अच्छा महसूस किया। क्या? दैट ही वाज इनेबलिंग, कि वो किसी को इनेबल कर रहा है, सक्षम बना रहा है किसी आदमी को, समवन, किसी आदमी को, एल्स टू मेक टू नॉन वायलेंट फुटवियर, ताकि वो आदमी एक अहिंसक फुटवियर, चप्पल जूते पहन सके। क्या मतलब?
कि भाई मैं फेंक रहा हूँ इस जूते इस लेदर को, इसका मतलब कोई ना कोई आदमी इसको उठाएगा। अब वो उठाएगा तो सीधी सी बात है, इसको फेंकेगा तो है नहीं, अपने जूते चप्पल बनवाएगा। तो उसको खुशी थी कि जो भी आदमी इसको उठाएगा उसके जूते तो कम से कम एक ऐसे जानवर के चमड़े से बनेंगे जिसमें क्या नहीं होगा, किसी तरह का वॉयलेंस नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी। आफ्टरवर्ड्स, आखिरकार, ही जस्ट ट्रस्टेड द कॉबलर, एक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था इस मामले में वो, जो कॉबलर, जिसको मोची था, उस पर ट्रस्ट करता था, जो कि अल्बर्ट मिशन में बैठता था, टू सप्लाई हिज रादर कॉम्प्लिकेटेड फुटवेयर, ताकि वो उसके पास जटिल जूतों के बनवाने के बारे में संबंध में केवल विश्वास केवल उस मुची पर ही करता था जगन। क्योंकि उसको लगता था कि यार मैं कहीं और ना दे आऊं, और दे आऊंगा तो किसी मोची को दूंगा तो हो सकता है वो मेरे चमड़े में से ना बनाए, अपने चमड़े में से बना ले, उसके चमड़ा जो है किसी जानवर को मार कर लाया गया हो, तो एक तरह से उसका पाप मुझे लगेगा। इसलिए जगन सिर्फ उसी मुची पर विश्वास करता था जो कि अल्बर्ट मिशन में बैठता था। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी नाटक को, किसी भी वर्क को अगर फील करके पढ़ते हैं हम कि यार ऐसा हुआ होगा, देखो जगन ने कैसे चमड़ा फेंका होगा, कैसे साफ किया होगा, तो उस नाटक की जो इमेज है, उसकी जो मूल भावना है वो हमारे दिल में बस जाती है। फिर एक बार पढ़ने के बाद आपको भूलने का मतलब नहीं है इस चीज़ को। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। अगर आपको वीडियो छोटी चाहिए तो देखो छोटी भी बता दीजिएगा मैम, तो उस हिसाब से मैं आपको छोटी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। नाउ अब हिज कजिन्स रेफरेंस टू नेचुरल सॉल्ट, अब देखिए वापस वही कहानी आ गई है नेचुरल सॉल्ट वाली। अब उसके जो कजिन ने जो रेफरेंस दिया था नेचुरल सॉल्ट का, उसने अपसेट कर दिया उसकी जो डेलिकेट बैलेंस है, उसका जो जिंदगी का जो बैलेंस है, एंड ही रेडेंड हिज द इन द फेस, और उसका चेहरा कैसा हो गया, बिल्कुल लाल हो गया उस नेचुरल सॉल्ट वाली बात से। द कजिन सेटिस्फाइड, कजिन बिल्कुल संतुष्ट हो गया विद द इफेक्ट, उस इफेक्ट के साथ ही हैड प्रोड्यूस, जो कि उसने प्रोड्यूस किया था अपने चेहरे, उसके चेहरे पर, जगन के चेहरे पर। कौन सा बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर, नमक वाली, कि नमक वो तो नहीं होता जो कि सूरज की धूप में 1 मील दौड़ने से किसी व्यक्ति की पीठ पर पसीना निकलने के बाद सूख कर तैयार होता है। तो जगन को बड़ा गुस्सा आया, तो कृष्ण को बड़ा मजा आया इस बात से सुनकर, कि उसको लगा कि यार मेरा काम सफल हो गया, कि मैंने इसको चिढ़ाने की कोशिश की, चिढ़ गया। ट्राइड टू रिस्टोर हिज मूड, लेकिन उसने वापस कोशिश की कि इसका मूड मैं ठीक कर दूं विद ए प्लीजिंग रिमार्क, एक रिमार्क देकर। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ये स्टेटमेंट किसने कहा, यू हैव सिंप्लीफाइड योर लाइफ सो कम्प्लीटली। अब कजिन कह रहा है अपने उस जगन से कि आपने अपने जीवन को इतना सिंप्लीफाई कर लिया है, इतना सरल बना दिया है पूरी तरह से, एंड मेड योर सेल्फ एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप को बिल्कुल आत्मनिर्भर बना लिया है, यानी तुम खुद का काम खुद ही करते हो। एंड आई वॉज सेइंग, मैं कह रहा था, टू द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, उस कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से, द अदर डे, उस दिन, जिस दिन मैं उससे मिलने गया था ना, उस दिन मैं कह भी रहा था इस बात को, दिस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, ये इफेक्ट तो आया है तुम्हारे ऊपर, इच्छित, इच्छित मतलब डिजायर्ड, यानी तुमने इसकी इच्छा करी, ये तुम पर आ गया। एंड जगन सेड, उसके बाद जगन ने कहा, तो ये पूरा ध्यान रखना है किसने कही ये बात। और जगन ने कहा, आपको हालांकि तैयारी कर रहे हैं हम फर्स्ट ग्रेड की, तो इतना तो अपने को पता ही होगा कि किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, सिंगल में नहीं लिखा जाता। तो एज इट इज बात लिखी जाती है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो आगे बात करते हैं, दिस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, इसने अच्छा इफेक्ट छोड़ा उस पर। एंड जगन सेड, जगन ने कहा, आई हैव डिसकंटिन्यूड शुगर, कि मैंने शुगर खाना छोड़ दिया है, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों अगला, हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी, चैप्टर नंबर 1 की, तब सबसे पहले जगन ने क्या छोड़ने की बात की, नमक, नमक छोड़ना। उसके बाद जगन ने किसकी बात कर रहा है, जगन शुगर की बात कर रहा है कि मैंने शुगर खाना छोड़ दिया है। आई फाइंड, अब देखो जगन कैसे लेता है शुगर को, हम तो क्या करते हैं, चाय में चीनी घोड़ी और पी गए, लेकिन जगन का तरीका अलग था, जगन बड़ा हेल्थ कॉन्शियस था। जगन कहता है, आई फाइंड 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन हॉट वाटर क्वाइट एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त, और क्वाइट इसकी डिग्री बता रहा है, एडिकेट की डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने पढ़ा होगा, क्वाइट का मतलब बिल्कुल। तो आई फाइंड 20 ड्रॉप्स, मैं लेता हूँ केवल 20 बूंद शहद की, ऑफ हनी, इन हॉट वाटर, वो भी कैसे, गर्म पानी में, क्वाइट एडिकेट, मेरे लिए तो पर्याप्त है, ये मेरे लिए काफ़ी पर्याप्त है। एंड दैट इज़ द नेचुरल वे ऑफ टेकिंग इन द शुगर वी नीड, और यही है शुगर को लेने का नेचुरल तरीका, प्राकृतिक तरीका। आपसे क्वेश्चन बनता है कि शुगर को लेने का प्राकृतिक तरीका, नेचुरल पैटर्न क्या है अकॉर्डिंग टू जगन। तो वो आपसे क्या बोलेगा कि भाई शुगर को पानी में मिला के लो, कि शुगर को गीला करके लो, कि भाई शुगर को चाय में मिला के लो, या फिर शुगर को गर्म पानी में मिला के लो। तो आपसे कहेगा गर्म पानी में मिला कर लो। कितनी बूंद दोस्तों, 20 ड्रॉप्स ओनली, 20 बूंद शहद की, वो भी हॉट वाटर में, पर्याप्त है जगन के लिए। आगे वो कहता है, एंड दिस इज द नेचुरल सॉर्ट ऑफ टेकिंग द शुगर। तो
अब कजिन कह रहा है इस बात को कि यू हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग, कि तुमने परफेक्ट कर लिया है अपने आप को, आर्ट सीख लिया तुमने लिविंग जीने की, ऑन नथिंग कुछ भी खाए बिना। इसका मतलब बिना कुछ चीजों को ग्रहण किए ही तुमने अपने आप को जीवन जीने की कला में समृद्ध बना लिया है। देखिए दोस्तों, अगर वैसे तो प्रॉपर हिंदी भी बोल सकता हूँ मैं और प्रॉपर इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की चीज़ लगती है कि भाई आप हिंदी के इतने भारी भारी शब्द इस्तेमाल ना करें, तो मैं इंग्लिश बोल के भी निकल जाऊंगा, तो आप उसके लिए भी टेंशन ना करें। तो फिर आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह की चीज़ में इनोवेशन चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए तो। एनकरेज्ड, बड़ा ही एनकरेज हुआ, प्रोत्साहित हुआ वो इस बात को सुनकर। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि फर्स्ट एड की तैयारी में वो विद्यार्थी भी तैयारी करते हैं जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के हैं, और वो स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं जो प्रॉपर हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ज़्यादातर ये चाहते हैं कि मुझे हर वर्ड का हिंदी में मीनिंग पता लगे। ये आमतौर पर हमारी एक परसेप्शन हमने बना रखा है, एक सोच बना रखी है। तो सीधी सी बात है भाई, मुझे तो बायलिंगुअल बनानी है, तो मैं तो दोनों चीज़ के लिए फोकस करूंगा। तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बड़ा ही एनकरेज महसूस हुआ उसको। जगन ने एडेड, जगन ने कहा, यानी सैड, जगन ने कहा आई हैव गिवन अ प्राइज टू, मैंने चावल खाना भी छोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, पहले सॉल्ट छोड़ता है, फिर शुगर, और फिर आपने आपसे राइस। आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है कि जगन के चीज़ों को छोड़े जाने का सीक्वेंस क्या है, राइस, हनी, या फिर शुगर, राइस, सॉल्ट, शुगर, शुगर, सॉल्ट, राइस, राइस वो सबसे पहले सॉल्ट, फिर आपका शुगर, या फिर राइस। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले सॉल्ट छोड़ा, फिर शुगर छोड़ा, और फिर आपने राइस छोड़ा उसने। आई कुक ए लिटिल स्टोन ग्राउंड, मैं क्या करता हूँ, स्टोन मतलब पत्थर और ग्राउंड मतलब पीसना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पकाता हूँ एक छोटा सा पत्थर से पिसा हुआ वीट, यानी गेहूँ, यानी चक्की से पिसा हुआ गेहूँ थोड़ा सा पकाता हूँ। एंड टेक इट, उसको लेता हूँ विद हनी, हनी के साथ, शहद के साथ, एंड ग्रीन्स, और कुछ सब्जियों के साथ, हरी सब्जियों के साथ। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई जगन का खाने का तरीका क्या है, तो वो कौन सा आटा लेता है। तो वो पूछेगा ना आपसे, रेडीमेड आटा लेता है, स्टोन ग्राउंड आटा लेता है, ग्राउंड आटा लेता है, ग्राउंडेड व्हीट फ्लोर लेता है। तो ध्यान रखना, स्टोन से ग्राउंड ग्राउंड किया वो व्हीट वो लेता है। एंड येट, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता। अभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर बना दिए जाएं तो आपको उस समय कुछ याद नहीं आएगा टेक्स्ट पढ़कर। हालांकि देखो, वर्क को नॉन डिटेल और डिटेल दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। हालांकि हमारे यहाँ कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको नॉन डिटेल तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन आरपीएससी की आदत खराब है। आरपीएससी हर तरीके से डिटेल तरीके से ही सवाल पूछती है। वो क्वेश्चन आपसे पूछेगी नहीं नहीं नॉन डिटेल में, आपको तो एक एक वर्ड पर फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है। तो एंड येट, और फिर भी सैड द कजिन, कजिन ने कहा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वाई यू गो ऑन वर्किंग एंड अर्निंग, तो तुम इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, इतनी वर्किंग क्यों कर रहे हो, तुम इतनी अर्निंग, इतने पैसा क्यों कमा रहे हो, टेकिंग ऑल दिस ट्रबल्स, इतनी सारी परेशानियों को क्यों झेल रहे हो, क्यों, जब तुम खाते पीते कुछ नहीं हो तो फिर क्यों कर रहे हो इतना सारा काम। ही वेव्ड हिज हैंड्स, उसने अपना हाथ हिलाया, इशारा किया उसको, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्वीट मीट्स, उन मिठाइयों की तरफ, उस मिठाइयों की दिशा की तरफ जो कि डिस्प्ले की गई थी ऑन द ट्रेज एट द विंडो, उस खिड़की के पास रखी हुई ट्रेज में। तो बट स्टॉप्ड, लेकिन उसने स्टॉप किया, शॉर्ट ऑफ आस्किंग, अब एक क्वेश्चन पूछने वाला था वो, लेकिन वो पूछते पूछते रुक गया। कौन सा, कि वाई जगन शुड एक्सपेक्ट अदर टू ईट स्वीट मीट्स, कि जगन क्यों उम्मीद करता है दूसरों से कि वो मिठाई खाएं, खुद तो खाता नहीं है। एंड कीप हिम फ्लरिशिंग, और उसको संपन्न बनाए, उसको अमीर बनाए, है ना। तो भाई फ्लरिशिंग का मतलब होता है वैसे फलना फूलना। तो अब इसका मतलब हो गया कि भाई क्यों फलाएं फुलाएं उसको, इसका मतलब क्यों संपन्न बनाए, क्यों अमीर बनाए उसकी दुकान से मिठाई खरीद के, वो खुद तो खाता नहीं है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही कौन है, कजिन। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही हैड सेड एनफ, कि उसने पर्याप्त रूप से कह दिया जो कहना था। एंड स्टर्ड इन हिज सीट, और वापस अपनी सीट पर आकर टिक गया। जगन्स काउंटिंग, अब जगह को, जगन का जो काउंटिंग आवर मतलब पैसे का काउंटिंग का जो घंटा है, टाइम है, वाज अप्रोचिंग, आने वाला था। एंड द कजिन न्यू, कजिन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था, दैट ही शुड मूव ए जगन, ही शुड मूव एज जगन। अब उसको कजिन क्या जानता था, कजिन ये जानता था दैट ही शुड मूव, उसको चले जाना चाहिए, एज, क्योंकि जगन डिड नॉट लाइक टू कैश टू बी वॉच्ड, क्योंकि जगन नहीं पसंद करता था इस बात को कि कोई भी आदमी उसको पैसा गिनते हुए देखे, क्योंकि उसको लगता था कि नजर लग जाएगी। तो द टाइम वॉज 6, करीब 6 बजे का टाइम हो चुका था। एंड द पीक सेल वर ओवर, जो दिन की जो सबसे शानदार शुरुआत थी ना सेल की, वो थी करीब 6 बजे तक। उसके बाद तो वो टाइम पास किया करते थे 1 घंटे 7 बजे तक। तो दिन की जो सबसे उच्चतम जो बिक्री है वो खत्म हो चुकी थी। एंड द फ्रंट स्टॉल बॉय जो है, यानी जो सामने खड़ा हुआ लड़का है जो कि मिठाई वगैरह देता था, वुड बी ब्रिंगिंग इन द कलेक्शन फॉर द डे, उस दिन का कलेक्शन कलेक्शन ले आया
किसके पास? सेठ जी की, यानी जगन के पास। एट दिस मोमेंट, इस समय, जगन ऑलमोस्ट फैंसीड, जगन केवल चाहता था ऑलमोस्ट हिमसेल्फ। अब देखो, अब फैंसीड का मतलब इसको इस तरह से मान लीजिए कि वो कंसिडर करता था अपने आप को, कैसे? हिमसेल्फ ए मोनार्क, एक राजा के तौर पर, ऑन ए थ्रोन, जो कि एक सिंहासन पर बैठा है। इसका मतलब जब पैसे गिनने का टाइम आता था तो जगन को ऐसा लगता था कि वो कोई राजा है जो कि सिंहासन पर बैठा है, सर्वे कर रहा है इस पीपल, अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को, अपने दुकान पे काम करने वालों को, कंसिस्टिंग ऑफ द फोर कुक्स इन द किचन एंड द फ्रंट स्टॉल हुए। लगातार किनको देखता था वो, किनके ऊपर निरीक्षण नजर रखता था? अपने चार कुक्स के ऊपर और एक स्टॉल बॉय के ऊपर। इस तरह से दोस्तों आप बताइए करीब कितने वर्कर हो गए उसकी दुकान में? पांच, पांच हो गए ना? गलत, उसकी दुकान में छह वर्कर हैं। कैसे? चार तो हेड कुक हैं, मतलब चार तो कुक हैं, चार कुक में से एक हेड कुक है, तो इसका मतलब एक हो गया हेड कुक, तीन हो गए कुक, तो ये तो हो गए चार। एक है फ्रंट स्टॉल बॉय जो कि अभी आ चुका है। एक अब तक नहीं आया है, वो है इसका गार्ड, कैप्टन जिसको बोलता है, वो एक बूढ़ा आदमी है। तो करीब वो हो गए छह छह। अगर टोटल मिलाएं जगन को मिलाकर तो कितने हो गए? सात। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जगन को छोड़कर कितने हैं? छह। अगर जगन को मिला लिया जाए तो सात। तो टोटल छह लोग उसकी दुकान में काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सर्वे करता था उनके लोगों को, एंड एक्सपेक्टिंग हिज ट्रिब्यूट, देयर ट्रिब्यूट्स, और उनसे उम्मीद किया करता था कि वो ट्रिब्यूट देंगे, उसको सलामी देंगे, मतलब खुद को एक राजा समझता था वो अपने आप को। द थ्रोन वाज ए फ्लैट बॉटम वुडन चेयर कवर्ड विद द थिन कुशन, जो उसका थ्रोन यानी कुर्सी थी, वो उसका जो पैंदा था ना बिल्कुल फ्लैट था, लकड़ी की बनी हुई चेयर थी, जो कि कवर की हुई थी एक पतले से कुशन से, एक तकिए से, होइस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पर रखी हुई थी, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड सो दैट ही कुड कीप एन आई, और उसको इस तरह से प्लेस किया गया था, इस तरह से रखा गया था, सो दैट, ताकि, ही कुड कीप, वो रख सके, एन आई, नजर, ताकि वो नजर रख सके, ऑन ऑल साइड्स ऑफ हिज वर्ल्ड ऑफ कन्फेक्शन, अपनी दुकान के हर तरफ के हिस्से पर, जो कि उसका संसार था। दिस चेयर वॉज नियरली ए सेंचुरी ओल्ड, करीब एक शताब्दी पूर्व, यानी करीब 100 साल पुरानी ये चेयर थी, विद शाइनिंग ब्रास स्ट्रिप्स, और उसके जो ब्रास थे, जो हत्ते वगैरह थे, वो बिल्कुल चमकदार थे, शाइनिंग थे। ऑन द आर्म्स, उसके हत्ते, हत्ते, आर्म का मतलब चेयर के आर्म तो होते नहीं, हाथ तो होते नहीं है, तो वही उनको हत्ते कहते हैं जिनके ऊपर अपन हाथ को रखते हैं। एंड बैक, एंड कार्व लेग्स, और ये भी जो बैक का हिस्सा था, और वो भी क्या था? कार्विंग की हुई थी उसमें, मतलब नक्काशी वगैरह की रखी थी उसके जो पैर होते हैं ना चेयर के, उस पर, स्पेशली मेड बाय हिज फादर, उस चेयर को उसके पिताजी के द्वारा बनाया गया था। व्हेन ही बिल्ट हिज हाउस, जब उन्होंने ये घर बनाया था, बिहाइंड द लॉलेस स्टेच्यू, इसका मतलब दोस्तों उनका घर कहाँ पर है? लॉलेस स्टेच्यू के पीछे है। नॉर्मली, हालांकि साधारणतः, ही वुड नॉट हैव बॉदर्ड टू डिजाइन, बॉदर का मतलब होता है चिंता करना, हालांकि ही वुड नॉट हैव बॉदर्ड, वो चिंता नहीं किया करता था, टू डिजाइन, इस चीज को डिजाइन करने में, ए पीस ऑफ फर्नीचर, है ना, एक पीस ऑफ फर्नीचर को, फर्नीचर के एक टुकड़े को, एज, अब देखो उनके चेहरे, उनके घर में ज्यादातर फर्नीचर की कोई चिंता थी नहीं लोगों को, क्यों? एज द फैमिली ऑलवेज सेट, क्योंकि जो उनकी जो फैमिली थी ना, बैठती थी अक्सर हमेशा ऑन द पोलिश्ड फ्लोर, उस चमकदार फ्लोर पर, यानी जमीन पर ही बैठती थी, इसलिए उनको फर्नीचर की ज्यादा जरूरत होती नहीं थी। बट ही हैड फ्रीक्वेंट विजिट्स फ्रॉम वन मिस्टर नोबल, एन इंग्लिश मैन, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेकिन उन्होंने, मेरे पिताजी ने ये चेयर इसलिए बनाई थी क्योंकि उनका एक बहुत ही शानदार नोबल फ्रेंड थे, जो कि एक इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर थे, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर काम करते थे ये, और हु केम फॉर लेसन, वो मेरे घर पे पढ़ने आया करते थे इन एस्ट्रोलॉजी, क्या? खगोल विज्ञान, या फिर ज्योतिष विज्ञान कहते हैं इसको, जिसको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आते थे वो यहाँ पर। एंड फाउंड इट पेनफुल टू सिट ऑन द फ्लेयर, और उनको क्या होती थी? तकलीफ होती थी जमीन पर बैठने में। एंड फाउंड इट इवन मोर पेनफुल टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ, एक्सट्रिकेट मतलब रिमूव करना, यानी जब वो जमीन पे बैठ जाते थे और जब उठते थे ना, एक्सट्रिकेट होते थे, अपने आप को एक्सट्रिकेट करते थे, तो उनको क्या होता था? बड़ा पेन फील होता था, मतलब उठने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादातर क्या होता है, जमीन पे बैठते नहीं थे, वो चेयर्स पे बैठते थे, इसलिए मेरे पिताजी ने उनके लिए एक चेयर चेयर बनाई थी, क्योंकि वो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीखने आते थे। आगे बात करते हैं फ्रॉम द सिटिंग पोस्चर ऑफ द एंड ऑफ द लेसन, कि जब वो लेसन समाप्त कर लेते थे और उनका जाने का टाइम आ जाता था, तो सिटिंग पोस्चर जो था ना, उससे उसको हटाने में क्या होता था? बड़ा पेन होता था उनको। इस साइन पोर्ट्रेट रिपनिंग येलो विद टाइम वाज अमंग द प्राइज्ड प्रोफेशंस, सॉरी पोजेशंस, पोजेशन का मतलब था कब्जा, डम्ड इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब वो जो स्टोर रूम जिसको बोलते हैं। बट एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली द फोटोग्राफ ब्रॉट डाउन।
दीवार पर जो एक पोर्ट्रेट यानी एक फोटो लगी हुई थी जिस पर साइन किया हुआ था, साइंड फोटो थी वो, और रिपनिंग येलो, वो धीरे धीरे पीली पड़ गई थी। क्यों? विद द टाइम, समय के साथ साथ। देखिए आप मोबाइल लेते हैं नया नया, तो कंपनी जो कवर देती है ना, वो एक महीने तक तो बड़ा शानदार चलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। तो वही उस तरह से उस फोटो का हाल हुआ था कि वो फोटो भी धीरे धीरे पीली पड़ गई थी विद टाइम, समय के साथ साथ। एंड अमंग द प्राइज्ड पोजेशंस डम्प्ड इन द लॉफ्ट, और इसको क्या कर दिया गया था, वो जो डंप है यानी वो जो कचरा कूड़ा करकट है, उसके साथ उस लॉफ्ट में, स्टोर रूम में छोड़ दिया गया था उस फोटो को। भाई समय के साथ उसको हटा दिया वहां से। भाई जब दोस्त एक समय तक, आज अपन दोस्त होते हैं तो आज की तारीख में अपन दोस्ती चल रही है, तो सीधी सी बात है उसकी फोटो भी घर में रख लेते हैं। लेकिन आपको कोई आदमी 25 साल तक आपसे मिलने ही नहीं आएगा, तो कौन रखेगा उसकी फोटो को? उठा के बाहर फेंक देंगे। तो वो उसी तरह से उनके साथ भी हुआ था, स्टोर रूम में डाल दिया उस फोटो को। बट लेकिन एट सम पॉइंट, किसी खास बिंदु पर इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द फैमिली, उस परिवार को, द फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ वाज ब्रॉट डाउन, नीचे लाया गया उसको। द चिल्ड्रन प्लेड इट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए बच्चे उस फोटोग्राफ से खेलने लग गए। एंड देन सब्सटीट्यूटेड इट इन इट्स ग्लास फ्रेम। अब क्या किया उन्होंने, उस फोटो को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, निकाल दिया। वो मिस्टर नोबल की फोटो, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, एक इंग्लिशमैन थे। अब क्या किया कि ले यार एक काम करते हैं, इसकी तो फोटो कोई मतलब है नहीं है। तो अब उस फोटो को निकाल के उसमें क्या कर दिया, पिक्चर ऑफ गॉड, एंड हैंग इट अप, भगवान की फोटो उस पर टांग दी, और हंग इट अप, और उसको लटका दिया। तो इसका मतलब भगवान की फोटो आ गई। तो अब इसका मतलब वो फोटो तो खाली हो गई, वो फोटो बाहर पड़ी डोलेगी इधर उधर। वाइल जबकि द फोटोग्राफ इन द बेयर माउंट वाज टोस्ड अबाउट द, टॉस का मतलब फेंका जाना, इधर उधर फेंका जाना, अबाउट एज द चिल्ड्रन गेज्ड ऑन मिस्टर नोबल साइड विस्कर्स एंड गिगल, गिगल का मतलब होता है दबी हुई हंसी, हंसना। वो चिकल कहते हैं ना इसको, चिकलिंग करना, जो जो खी करके हंसते हैं, खी करके इस तरह से। एंड आफ्टर, एंड ऑल आफ्टर नोन। और विस्कर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विस्कर्स का मतलब हो गया मूछें। तो क्या बोल रहे हैं ये, कि भाई जब वो फोटो भगवान की लग गई तो वो फोटो वहां से हट जाएगी, वो फोटो बाहर पड़ी रहेगी। तो इसमें करते क्या है, ये करते ये हैं कि बट सम पॉइंट, कुछ खास बिंदुओं पर इतिहास में, वो जो फोटोग्राफ है जिसको नीचे निकाला गया था, अब उस फोटोग्राफ, उस मिस्टर नोबल की जो फोटोग्राफ जो कि खाली हो गई, उससे खेलने लग गए, प्लेइंग करने लग गए, प्लेड विद इट फॉर ए वाइल। तो जो चिल्ड्रन है ना, उस फोटो से अब खेलने लग गए थे, क्योंकि उतर गई वो फ्रेम में से। तो एक तरह से कोरा कागज हो गया, वो कपड़ा हो खाली कागज हो गया। और देन सब्स्टिट्यूटेड इन इट्स ग्लास फ्रेम पिक्चर ऑफ गॉड एंड हंग इट, वाइल द फोटोग्राफ इन द बेयर माउंट वाज टोस्ड। अब उस फोटोग्राफ को इधर उधर टोस करने लगा, मतलब फेंका जाने लगा बच्चों के द्वारा। अबाउट एज द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा गेज्ड, जो कि उसकी तरफ टकटकी लगा कर देखते थे उस फोटो की तरफ। और मिस्टर नोबल की साइड की जो विस्कर्स है ना, जैसे आपने कभी थॉमस हार्डी की कुछ इमेजेस देखी हो, तो थॉमस हार्डी का जो आपने वर्क पढ़ा है, अपने फर्स्ट ग्रेड में भी लगा हुआ है, तो उसमें कुछ फोटोज उनकी इस तरह से हैं, जो साइड एंगल में उनकी मूछों को दिखाती हैं। तो उसी तरह से मिस्टर नोबल की फोटो थी। तो लोग, बच्चे उनकी तरफ फेंकते थे उस फोटो को, एक तरफ से दूसरी तरफ उनकी मूछों की तरफ देखते थे, और गीगल, उनकी तरफ हंसते थे, ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर। क्योंकि दोस्तों मोबाइल तो पहले थे ही नहीं, तो इधर उधर टाइम पास किया करते थे बच्चे। दे फैंड, कभी कभी वो उससे पंखा किया करते थे। भाई लाइट भी नहीं थी पहले, उसी फोटो से, जैसा हम आमतौर पर अखबार, हमने भी बचपन में खूब अखबार हिलाए हैं, पहले कौन सी लाइट और इन्वर्टर वगैरह हुआ करते थे, तो खूब पंखे हिलाते थे। दे फैंड देमसेल्व्स विद इट, और वो पंखे किया करते थे उससे। टू, व्हेन द समर बिकेम टू हॉट, कब? जब गर्मियां बहुत ज़्यादा गर्म कर देती थी माहौल को। फाइनली इट डिसअपियर्ड बैक टू द लॉफ्ट, और फाइनली उसको कहाँ फेंक दिया गया? उसी स्टोर रूम में फेंक दिया गया, और वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। अमिडिस्ट ऑल अकाउंट बुक्स, कभी कभी किसी ओल्ड अकाउंट के बुक के बीच में। एंड सच अदर ऑब्सक्योर फैमिलीज, और इसके अलावा कुछ जो पारिवारिक में जो कूड़ा करकट होता है ना, जंक, उसके साथ कभी उस फोटो को फेंक दिया जाता था। सिटिंग देयर, वहां बैठते हुए, जगन फील्ड विद दिस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जगन में एक संतुष्टि की भावना अंदर दौड़ गई।
ऑन वन साइड ही कुड हियर, एक तरफ जगन क्या कर सकता था, सुन सकता था, सी देख सकता था, एंड स्मेल और सूंघ सकता था, वॉट एवर जो कुछ भी वॉज हैपनिंग इन द किचन, किचन में हो रहा था, चल रहा था। वेंस एक कांस्टेंट ट्रैफिक ऑफ ट्रेज लेडन, जबकि लगातार क्या किया जा रहा था, लगातार कांस्टेंट ट्रैफिक ऑफ ट्रेज मतलब ट्रेज एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही थी, लेडन ले जाई जा रही थी, विद कलरफुल स्वीट मीट्स रंग बिरंगी मिठाइयों के द्वारा, पास्ड ऑन द फ्रंट काउंटर, कहाँ पर जाती थी सारी मिठाइयाँ, अंदर से निकल कर फ्रंट काउंटर पर। इसका मतलब ट्रेस का ट्रैफिक लगातार आ रहा है, इसका मतलब दुकान में सेल बहुत जोरदार हो रही है, अंदर से माल बाहर आ रहा है, इसका मतलब माल तुरंत बिकता जा रहा है। एज लॉन्ग एज द फ्राइंग एंड सिजलिंग नॉइस इन द किचन कंटिन्यूड एंड ट्रेस पास्ड, तो जब तक उन मिठाइयों के फ्राई होने की, तलने की, सिजलिंग यानी चटर पटर की जो आवाजें हैं इन द किचन, जब अपन डालते हैं ना तो कोई चीज तेल में तो एक चटर पटर की आवाज आती है, उसे कहते हैं सिजलिंग नॉइस इन द किचन, किचन से आती रहती थी, कंटिन्यूड लगातार, एंड द ट्रेज पास्ड, ट्रेज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार पास होती रहती थी। जगन नोटिस्ड नथिंग, जगन कुछ भी ध्यान नहीं देता था जब तक, तो क्योंकि उसको पता है माल बिक रहा है। हिज गेज अनफ्लिंचिंगली फिक्स्ड ऑन द संस्कृत लाइंस इन रेड बाउंड कॉपी ऑफ भगवत गीता, लेकिन वो इनकी तरफ नजर डाले बिना अपने सामने जो रखी हुई भगवत गीता की भूरी जो जिल्द है, तो उस किताब पर क्या कर रखा था उसने, ब्राउन जिल्द चढ़ा रखी थी, और उस पर जो छपा जो कुछ संस्कृत में कुछ श्लोक छपे हुए थे, उसकी तरफ जगन जो है बार बार ध्यान से देखता रहता था। बट लेकिन इफ देयर वाज द स्लाइटेस्ट पॉज इन द सिजलिंग, यदि थोड़ी सी भी चटर पटर की आवाज किचिंग में से रुक जाती, मतलब इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहा हलवाई, तो ही क्राउड आउट, वो चिल्लाने लग जाता, विदाउट लिफ्टिंग हिज आईज, लेकिन अब आंखें नहीं उठाता था अपनी, आंखें भगवत गीता पर ही गड़ाए रखता था, फ्रॉम द सेक्रेट टेक्स्ट, है ना, तो क्या करता था, विदाउट लिफ्टिंग हिज आईज, बिना अपनी आंखों को उठाए, फ्रॉम द सेक्रेट टेक्स्ट मतलब उस पवित्र ग्रंथ से भगवत गीता पढ़ता रहता और चिल्लाता रहता। क्या चिल्लाता, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, द हेड कुक वुड गिव ए रूटीन रिप्लाई, तो क्या करता था कि जब जगन ऐसे चिल्लाता था ना, तो जो उसका हेड कुक है वो अपने रूटीन रिप्लाई मतलब आमतौर पर डेली का जो रोजाना का रिप्लाई था उसका, क्या कहता था, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा, एंड दैट वुड क्वाइटन जगन्स माइंड, और इसकी वजह से जगन का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता, एंड इनेबल इट टू रिटर्न टू द लाउड सेइंग्स until again some slackness was noticed as the front stall and he would shout captain, और उसकी वजह से जगन का माइंड बिल्कुल शांत हो जाता और रिटर्न हो जाता वापस अपने भगवान की उन कथाओं पर। कब तक, अंटिल कब तक, अगेन टू स्लैकनेस एंड वाज नोटिस टू फ्रंट स्टॉल बॉय ही वुड शाउट, जब तक कि दुकान में चलने वाले काम में किसी भी तरह की कोई भी कमी उसको दिखाई नहीं देती तब तक कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद वो चिल्लाता था कैप्टन, अब देखिए ये इसका छठा वर्कर हो गया, पांच, एक हेड कुक, तीन नॉर्मल कुक, एक स्टॉल बॉय, एक कैप्टन यानी गार्ड, और एक वो खुद, तो चिल्लाता कैप्टन। अब देखिए कोई लिटिल गर्ल आई है उसकी दुकान पर, तो क्या कह रहा है वो, स्कर्ट, तो वो लड़की जो पीली स्कर्ट में खड़ी हुई है, आस्क हर, कहो उससे, व्हाट शी वांट्स, क्या चाहिए उसको, शी हैज बीन स्टैंडिंग देयर सो लॉन्ग, बहुत देर से खड़ी है वो यहाँ पर, हिज शाउट वुड अलर्ट द एनकाउंटर, अब उसकी जो चिल्लाहट है ना जगन की, उसकी शाउट वो अलर्ट अलर्ट कर देती द काउंटर अटेंडेंट, काउंटर पे खड़े हुए जितने भी अटेंडेंट हैं, ग्राहक हैं, एज वेल एज द वॉचमैन, साथ साथ वॉचमैन को भी, एट द डोर जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जो कि एन, अब देखिए आपसे पूछेगा ये उसका अपीयरेंस किसका, उसका गार्ड का, कैप्टन का, वो एक एक्स आर्मी मैन ऑफिसर है ना, और खाकी ड्रेस में पहन के बैठता है, मूवी देखेंगे आप तब आपको दिखेगा उस चीज के लिए, हु हैड ए टेंडेंसी, जिसकी एक टेंडेंसी एक आदत है, डोज ऑफ, कि वो सो जाता है, ऑन इज डील वुड सीट, उस लकड़ी के सीट पर बैठे बैठे अपनी जॉब के दौरान वो क्या कर जाता है, वो सो जाता है। और जगन वुड क्राई, जगन चिल्लाता था कैप्टन, द बैगर शुड नॉट बी सीन हेयर एक्सेप्ट ऑन फ्राइडे, कि सिवाय शुक्रवार के यहाँ पर वो भिखारी दिखाई देना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट ए चैरिटी होम, ये कोई चैरिटी होम नहीं है। तो आपसे कहेगा कि कब, फ्राइडे इसको दिखना चाहिए, इसके अलावा नहीं दिखना चाहिए, केवल फ्राइडे का जिक्र आया है अभी तक, तो बाकी और वारों के भी जिक्र आएंगे धीरे धीरे, अभी के फ्राइडे का आया है। द सराउंडिंग वर हज्ड, चारों तरफ शोरगुल चल रहा था, व्हेन द मास्टर काउंटेड हिज अर्निंग फॉर द डे, जब जो मास्टर है ना पूरे दिन की अपनी कमाई को गिनता था, ऑल दो, हालांकि द बॉय एट द फ्रंट स्टॉल बॉय रिसीव ऑल द कैश, अब आपसे पूछेगा
सारा कैश कौन से इकट्ठा करता था कस्टमर से, तो फ्रंट स्टॉल बॉय करता था ऑल द कैश। ही वॉज नॉट सपोज्ड टू नो द टोटल, लेकिन उससे ये नहीं उम्मीद की जाती थी कि वो टोटल भी करे, बस उसका काम मिठाई लेना देना और कैश लेना, इस तरह से है। ही जस्ट ड्रॉप्ड एवरी पैसा ही रिसीव्ड इनटू ए लॉन्ग नेकेड ब्राउन जग। तो जो भी पैसा वो उसको प्राप्त होता था ना, वो क्या करता था, उस लंबी सी गर्दन वाले जग में, यानी लंबे से हैंडल वाले कांच से ब्रॉन्ज जग में डाल देता था। and brought it another installment and brought it in and 6 o'clock, करीब 6 बजे वो जो फ्रंट स्टॉल बॉय का जो बच्चा है वो उसके पास उस जग को लेकर आया करता था शाम के 6 बजे। रिटर्न टू हिज सीट, वापस अपनी सीट पर चला जाता था वो। एंड ब्रॉट इट अनदर इंस्टॉलमेंट इन ए स्मॉलर कंटेनर एट 7, और करीब 1 घंटे बाद 7 बजे फिर पैसे लाया करता था, लेकिन इस बार का जग जो है आकार में थोड़ा स्मॉलर छोटा हुआ करता था। जगन कुड नॉट काउंट द कैश यट, हालांकि जगन कैश को काउंट नहीं कर पाता था यट, बट कंटेंट टू रीड द लॉर्ड सेइंग्स, लगातार क्या करता था, भगवान की प्रार्थनाएं बुदबुदाता रहता था। विदाउट लुकिंग अप, बिना ऊपर देखे, ही वॉज अवेयर, उसको पता होता था दैट द फ्राइंग हैड स्टॉप्ड, कि अब तलने तलाने का काम रुक चुका है। ही नोटिस द हिसिंग ऑफ द ओवन, वो जो ओवन है, जो भट्टी है, उसके दहकने की, हिसिंग करने की आवाज को नोटिस किया करता था। वेन द फायर डाइड आउट, जब आग बुझा दिया जाता था। आपको पता है ना, पहले लकड़ियों से काम होता था, तो जब भी हलवाई बुझाते थे ना लकड़ियों को, तो पानी पटक देते थे उनके ऊपर, तो छिन छिन की आवाज आती थी, तो जगन को पता लग जाता था कि भट्टी बंद हो चुकी है। द क्लिंकिंग ऑफ पेन्स एंड डेडल्स बीइंग वॉश्ड, सारे जो पेन्स हैं, सारी जो कढ़ाइयाँ वगैरह हैं जो गंदी वगैरह हो चुकी थी, उनको वॉश धो दिया जाता था। एंड देन, और फिर द फुट स्टेप्स अप्रोचिंग हिम, और उसको महसूस हो जाता था कि कुछ कदम उसकी तरफ अप्रोच कर चलते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब सारे हलवाइयों ने अपना काम छोड़ दिया है। 4 पेयर्स ऑफ फीट, करीब कितने, 4 जोड़े, किनके पैरों के, इसका मतलब 8 पैर, यानी 4 आदमी, फ्रॉम द किचन, किचन से, एंड 1 पेयर फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल, और एक जो जोड़ा है वो सामने वाले स्टॉल से उसकी तरफ आता था। एज ट्रेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स वर ब्रॉट इन एज द लास्ट एक्ट फॉर द डे, और यही उसके दिन का आखिरी काम हुआ करता था जो उसके पास बचा रह जाता था। Then, when he knew, जब वो जान जाता था, that all of them were assembled at his desk, कि सभी लोग उसके डेस्क के पास इकट्ठे हो जाते थे, उसके बाद he addressed, उसके बाद वो संबोधित करता था हर किसी को, in a general way, a routine question, उसी तरह से जनरल तरीके से जो कि आमतौर पर उसका डेली क्वेश्चन पूछता था वो, जब इकट्ठा हो जाते थे सब, कि हाउ मच इज लेफ्ट ओवर, अब कितना माल बचा हुआ है। तो वो कहते थे नॉट मच, ज्यादा तो नहीं बचा है। बी एग्जैक्ट, तो वो कहता है जगन सही सही बताओ, बी एग्जैक्ट। तो हलवाई बोलते थे 2 सेर्स तो मैसूर पाक, के भाई 2 किलो 2 किलो 2 सेर तो मैसूर पाक बचा हुआ है। दैट वी कैन सेल टुमारो, ये तो कल बिक जाएगा, इसको कल बेच लेंगे। जलेबी करीब आधी सेर बची हुई है। वॉन्ट बी सो गुड टुमारो, ऑल राइट गो, कि भाई जलेबी जो है वॉन्ट बी सो गुड टुमारो, कल तक जलेबी जो है ना ये तो अच्छी रहेगी नहीं, ये तो खराब हो जाएगी। बाकी ऑल राइट, बाकी सब ठीक है, चलो गो, चलो चलो। द फ्रंट स्टॉल बॉय कैरिड इन द लेफ्ट ओवर ट्रेज एंड द obsessively made his exit। तो दुकान पर जो बैठा हुआ जो लड़का है वो क्या करता था, धीरे धीरे चुपचाप जो मिठाई के जो थाल हैं उनको भीतर रखाता था और वहां से चले जाता था। इसके बाद स्टिल अवेटेड हिज परमिशन टू लिव, और जो है ना, जो कुक्स होते थे वो इंतजार करते थे जगन की परमिशन का, कि जब वो उससे कहेगी बाप तुम जा सकते हो। जगन आस्क, जगन कहता था, आर ऑल द विंडोज शट, क्या सारी खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। तो वो हलवाई कहते थे हाँ भाई यस कर दी गई हैं। जगन नाउ एड्रेस हिमसेल्फ टू द हेड कुक, अब जगन क्या करता था, एड्रेस करता था, संबोधित करता था खुद को उस हेड कुक से। टुमारो नो जलेबी, की कल जलेबी मत बनाना। व्हाट इज रॉन्ग विद इट, तो हलवाई पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। इट बॉदर्ड हिम टू थिंक ऑफ लेफ्ट ओवर्स, तो वो क्या करता था कि भाई बचे हुए माल के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, कि भाई इतना माल क्यों बच गया। तो इस तरह से उसको ऐसा लगता था, दे रैंकल इन हिज माइंड एज इफ ही हैड स्प्लिंटर अंडर हिज स्कल, तो जब उसको ऐसे मेजर करता था ना वो, तो ऐसा लगता था कि कोई कांटा चुभ गया है उसकी स्कल में, उसकी खोपड़ी में। तो कुल मिलाकर जगन को ये चीज लगता था, रैंकल का मतलब होता है चुभना, है ना। तो जगन को ऐसा लगता था कि बड़ा नुकसान हो गया यार, माल बच गया। आगे बात करें
तो ही लव्ड टू सी क्लीन शाइनिंग ट्रेज, उसको अच्छा लगता था कि बस ट्रे बिल्कुल चकाचक खाली हो जाएं, इसका मतलब सारी मिठाई बिक जाएं। रिटर्न टू द किचन एट द एंड ऑफ द डे, और ये खाली ट्रेज ही एंड दिन के अंत में अंदर जानी चाहिए। ए बेबल, अब बेबल का मतलब होता है एक के बाद एक, ए बेबल ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉलोड, एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट चलते जाते। जगन आस, जगन कहता, व्हाट डू वी डू विद द लेफ्ट ओवर्स, कि बचे हुए माल का हम क्या करेंगे ये बताओ। द हेड कुक सेड सूदिंगली एंड एज यूजुअल, तो हेड कुक जो है बड़े विनम्र भाव से उससे कहता, वी विल ट्राई न्यू स्वीट टुमारो, हम कल एक नई मिठाई को बनाने का प्रयास करेंगे। इफ यू विल लेट मी डू इट, यदि आप मुझे ऐसा करने दोगे तो। देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट ओवर्स, बचे हुए माल की कोई तक परेशानी मतलब कोई समस्या नहीं होगी। वी कैन ऑलवेज पल्प एवरीथिंग बैक, एंड पल्प, पल्प का मतलब क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है ना, जो गूदा जिसको कहते हैं, फलों में होता है आमतौर पर पल्प। तो हलवाई क्या करते हैं, कहते हैं ना, हलवाई अगर माल बिगाड़ने लगा ना तो फिर तो कमा लिया हलवाई ने। चाशनी हलवाई कभी नहीं फेंकता, जलेबी की वही रिसाइकल होती रहती है, वही उसमें और मिला दी, उसमें और मिला दी, वही तेल, तभी तो कहते हैं कि हलवाइयों का खाना खाना ही नहीं चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि भाई आप टेंशन मत लो बचे हुए माल की, तो वी कैन ऑलवेज पल्प एवरीथिंग बैक एंड फ्राई देम फ्रेश इन ए न्यू शेप, कि हम हमेशा पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फ्राई नए तरीके से करते हैं तो बिल्कुल नई चकाचक लगती है चीज़। जगन सेड फिलोसॉफिकली, जगन ने बड़े दार्शनिक भाव से कहा, आफ्टर ऑल एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ फोर, शुगर, फ्लावर एंड फ्लेवर्स, की भाई क्या कहता है जगन, कि आखिरकार सारी चीज़ें तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी होती हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, वो तीन चीज़ों के नाम पूछेगा। तो मिठाइयों की दुकान पर देखो, एक तो होती है आपकी चीनी, एक होती है आटा, और एक होता है फ्लेवर। तो फ्लेवर, भाई आप जैसे मान के चलिए, इसको ऐसे मान के चलिए, आप जलेबी की रेसिपी लीजिए, जले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जलेबी में देखो सबसे पहले मैदा मिली, तो मैदा हो गया फ्लोर, दूसरी मिली चाशनी शुगर, और तीसरा जलेबी में जो कलर डला, लाल रंग पीला रंग हरा रंग जो भी है, तो वो हो गए फ्लेवर। तो तीन चीज हो गई, तो तीनों चीजों को याद रखना है। आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी चीजों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आगे आपको अगर चौथा ऑप्शन साल्ट सॉल्ट दे दे तो वो भी याद रखना, एसेंस डाल दे तो वो भी याद रखना। तो इस तरह से कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ट्राइंग टू कम ए डिसीजन, एक निर्णय पर आते हुए, विच ही हैड बीन रेजिस्टिंग ऑल अलोंग, जिसको पूरी जिंदगी वो जिस आइडिया को मना कर रहा था ना, उसी आइडिया पर आते हुए। वन हैड टू टेक प्रैक्टिकल व्यू, हर आदमी को एक जो व्यू है ना अपना, बिल्कुल प्रैक्टिकल रखना चाहिए। अब विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ, क्योंकि फूड स्टफ यानी जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसकी प्राइस जो है गोइंग अप, लगातार बढ़ती जा रही है। व्हेन हिज स्टाफ वाज गोन, जब उसका स्टाफ चला जाता, ही पुट अवे हिज स्क्रिप्चर्स बुक, तो वो क्या करता था, अपनी जो धार्मिक किताबों की जो बुक हैं उनको क्या कर लेता था, अपने साथ क्या कर लेता था, कैरी कर लेता था। और कैरी करके वो करता क्या था, मतलब कैरी करने का मतलब यहाँ पर इस तरह से कि वो उनको किताब उठाई, उसने बंद करी, और वो जो उसकी टेबल, जो टेबल थी उसमें जो ड्रॉर था, दराज था, उसमें खींचता था और उसको वहां आराम से रख लेता था बिना किसी टेंशन के। तो जब उसका स्टाफ चला जाता तो उसकी वो किताबों को रख लेता था। विच वॉज पैडेड विद ए फोल्डेड टॉवल इन ऑर्डर टू मफल द साउंड ऑफ ए कॉइन बीइंग एम्पटीड फ्रॉम द ब्रॉन्ज जग। अब देखिए, पैडल्ड का मतलब होता है बिछा हुआ होना, बिछा होना मतलब किसी। अब इसमें करता क्या था दोस्तों, जगन को पसंद नहीं था कि यार मैं ड्रॉर खींचूं, तो ड्रॉर खींचते ही क्या होता था, सिक्के आपस में टकराते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था यार कितना पैसा कमा रहा है, तो वो क्या करता था, उसमें कपड़ा बिछा लेता था नीचे ड्रॉर में, ताकि सिक्के आपस में टकराए ना। तो यही बोलता है इस बात को कि विच वॉज पैडेड, तो ट्रेवल डोर खसता था, विच वॉज पैडेड जिसमें बिछा हुआ था, विद ए फोल्डेड टावल, एक छोटा सा फोल्डेड मुड़ा हुआ टावल, इन ऑर्डर टू, ताकि टू इज मफल, स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके, द साउंड ऑफ कॉइन, सिक्कों की आवाजों को, बीइंग एम्पटीड फ्रॉम द ब्रॉन्ज जग, जो कि वो सिक्के जिनको कांसे के जग से खाली किया हुआ होता था। हिज फिंगर्स क्विकली सॉर्टेड आउट द डिनोमिनेशंस। अब देखिए, ये है चीज समझने की। तो कुल मिलाकर जो उसकी उंगलियां थी वो क्विकली, जल्दी से, डिनोमिनेशंस का मतलब होता है जो छोटे पैसे होते हैं ना, छोटे छोटे पैसे, 1 रुपए 2 रुपए, उस तरह की चीज़ों को। जैसे इसमें 5 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं, कुछ क्वार्टर्स हैं। इसके अलावा विद द फ्लरिश एंड वर्चुओसो रनिंग इन द फिगर ओवर ए कीबोर्ड, तो क्या करता था, जगन में टैलेंट था, वो लगातार उंगलियों को इस तरह से चलाता था कि वो सारे सिक्कों को अलग अलग कर लेता था चुटकियों में, जैसे 5 रुपए के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, इस तरह से सबको अलग अलग कर लेता था। हिज फिंगर्स ओवर ए कीबोर्ड, जैसे कि उसकी फिंगर किसी कीबोर्ड पर चल रही हो। हिज आईज स्वेप्ट द कलेक्शन एट ए ग्लैंस, एक नज़र में उसकी आंखें सारा कलेक्शन का अंदाजा लगा लेती थी कि भाई कितना अंदाजा है। एंड अराइव्ड एट द फाइनल काउंट, और आखिरकार वो अंतिम गिनती पर पहुंच जाता था। विद इन 15 मिनट्स, करीब कितने मिनटों में, क्वेश्चन बनेगा,
15 मिनट में ही करीब सारी काउंटिंग जगन पूरा कर लेता था। ही मेड एन एंट्री, वो एक एंट्री किया करता था इन ए स्मॉल नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक में। एंड देन उसके बाद मोर एलेबोरेट एंट्रीज इन ए लीगर, लीजर का मतलब होता है बही खाता, विद कुड बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन। तो वो उसके बाद एक छोटी सी डायरी और मेंटेन करता था, उसमें अपना थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा लिख ले, ऐसा एक्स्ट्रा कमाई लिख लेता था, ताकि उसको किसी को भी इनकम टैक्स वगैरह कभी आ जाए तो उसके तरफ किसी की तरफ ध्यान नहीं जाए। इन हिज स्मॉल नोटबुक ही एंटर्ड ओनली द कैश, अपनी छोटी बुक में केवल वो क्या लिखता था दोस्तों, एंट्री किया करता था केवल किसकी, कैश की, रुपये की, नगद रुपये की। दैट केम इन आफ्टर 6 o'clock, जो कि करीब 6 बजे के बाद वो आया करता था ना, जो पैसा उसकी एंट्री करता था आउट ऑफ द स्मॉलर जग, उस छोटे से कांसे के जग में से। दिस कैश वाज इन इंडिपेंडेंट कैटेगरी। अब देखिए आपसे पूछेगा कि 7 बजे के बाद वाले कैश को जगन ने किस नाम से कहा गया है, इंडिपेंडेंट कैटेगरी का कैश, या फिर ही व्यूड इट एज फ्री कैश, उसको फ्री कैश भी वो कहता था। अब ये फ्री कैश क्यों कहता है वो, इस बात को वो इसलिए कहता था क्योंकि इस पैसे के लिए किसी भी तरह का उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उस पैसे को वो छुपा देता था। वॉट एवर द माइट मीन, क्या मतलब होता था जिसका, ए सॉर्ट ऑफ इमेक्यूलेट, इमेक्यूलेट का मतलब होता है शुद्ध, कंसेप्शन, सेल्फ जनरेटेड, खुद के द्वारा जनरेट की हुई, अराइजिंग आउट ऑफ इटसेल्फ, जो कि खुद ही की तरफ से पैदा की हुई है, एंड एंटाइटल्ड टू सर्वाइव विदाउट रेफरेंस टू एनी टैक्स, जिसका उल्लेख किसी भी तरह के टैक्स के लिए नहीं किया गया है। तो इसका मतलब 6 से 7 बजे के पैसे को इस तरह से वो मैनेज किया करता था कि उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगे। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्प करेंसी, इसको वो छुट्टे पैसे में कन्वर्ट कर देता था एट द अर्लीस्ट मोमेंट, जल्दी ही, तुरंत ही। टाइड, बांध लेता था, इनटू ए बंडल, इसको बंडल्स में, एंड पुट अवे टू कीप कंपनी विद द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर नोवल और इन द लॉफ्ट और एट द होम। अब देखिए क्या कर देता था, इस सारे पैसे को, जो 6 से 7 बजे के बीच के जो पैसे हैं, इनको बंडल बनाता था और घर पे जाता था, और मिस्टर नोबल की फोटो जो कि स्टोर रूम में पड़ी हुई थी उसके पीछे वो छुपा देता था, उसकी कंपनी में उसको रख देता था। जगन गेव ए फाइनल लुक एट द कैश इन द ड्रॉर, जगन फाइनल लुक देता था कैश की ओर जो कि ड्रॉर में रखा होता था। लॉक्ड इट केयरफुली, ध्यान से इसको बंद करता था। टग्ड द हैंडल 4 टाइम, जो हैंडल है उसको 4 बार खींच के देखता था। एंड पुश्ड हिज चेयर बैक, पीछे अपनी चेयर को खिसकाता था विद अ लॉट ऑफ नॉइज। जब उसकी चेयर खिसकती थी तो जमीन के संघर्ष स्पर्श की वजह से उसकी चेयर से काफी आवाज आती थी। ही पुट ए ह्यूज ही पुट ए ह्यूज ब्रास लॉक ऑन द डोर, तो क्या करता था, एक बड़ा सा दरवाजे, मतलब अपने दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला उसके ऊपर टांगता था। टर्न द की एंड पुट इट इन द पॉकेट, चाबी लगाकर उसको बंद कर देता था और चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लेता था। एंड सेड, और कहता था, कैप्टन सी, देखो, इफ द लॉक इज ऑल राइट, क्या लॉक ढंग से लगा कि नहीं लगा, तो इसका मतलब दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। द कैप्टन सीज द लॉक इन ए मार्शियल, मतलब ताकतवर, ग्रिप का मतलब पकड़, तो मार्शियल का मतलब ताकतवर, ग्रिप का मतलब पकड़। एज इफ, तो कैप्टन क्या करता था, बहुत ताकत लगाकर अच्छी सी ग्रिप से उस लॉक को खींचता था। एज इफ, मानो कि इट वर ए हैंड ग्रेनेड, ये कोई हैंड ग्रेनेड है, कोई बॉम्ब हो। एंड गेव इट ए फाइनल जर्क, और आखिर उसको अंतिम जर्क, झटका दिया करता था उस ताले को, खींच के देखते हैं ना हम आमतौर पर। दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉक, और कहता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉक है सर, कैंट गेट इन नाउ इट इज, आजकल के दिनों में से तो ऐसे लॉक मिलते ही नहीं हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट लॉक्स, तालों के बारे में बहुत कुछ। दिस मस्ट हैव बीन मेड इन ए प्लेज फाउंड्री, फाउंड्री का मतलब फैक्ट्री, ये एक किसी गांव की फैक्ट्री में बनाया गया लॉक है। ये एक्सप्लेन, ये एक्सपेटिएटेड, मतलब उसने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन ऑन द वर्ल्ड ऑफ द लॉक्स एंड लॉक स्मिथ, तालों के बारे में और ताले बनाने वालों के, यानी लोहारों के बारे में। जगन कट इज शॉर्ट, हिम कट शॉर्ट में, तो जगन ने उसकी बात को काटा और कहा, वेल बी वॉचफुल, तुम तो ध्यान रखना, सावधान रहना। तो द कैप्टन गेव हिम ए मिलिट्री सैल्यूट, कैप्टन उसको एक सैल्यूट मारता। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द डे, और यहाँ दोस्तों दिन की शुरुआत, वो दिन का अंत हो जाता। तो ये आपका मात्र 70 मिनट में ही अपना चैप्टर वन अपन ने पूरा कर लिया है। अगर आप इसको जल्दी देखना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा के इसको और जल्दी कवर कर सकते हैं। आपकी डिमांड पर इसको देखो दोस्तों, दोबारा से शुरू किया गया है, हालांकि पहले से भी वीडियो पड़ी हुई है,
तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश अगर आपने की होगी तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन जहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैंने फोकस करते हुए आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं इसकी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।